नमस्कार बच्चों, मंजनी कुमार एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। थोड़ा सा समय ज़्यादा निकल गया, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि आप लगातार जुड़े रहिए। जैसे ही समय मिलेगा मैं आप लोगों के लिए वीडियो उपलब्ध करवाता रहूँगा और आपको इसका पूरा फ़ायदा होगा। लगातार जुड़े रहिए, वीडियो पूरा देखें। अभी थोड़ा सा स्कूलिंग टाइम के अंदर थोड़ा सी जो लॉकडाउन, ये कह दो कि जो स्कूल है वो 31 जुलाई तक नहीं खुलेंगे, तो इसलिए बच्चे थोड़े से यहाँ लूज हो गए हैं कि अभी स्कूल नहीं खुलना है। लेकिन आप लोगों के लिए मैं ये कहूँगा कि जो बच्चे बोर्ड क्लास में अभी बैठ रहे हैं इस साल, उन बच्चों के लिए एक अच्छा मौका है कि घर पे रहते हुए अच्छी तरीके से वो तैयारी कर सकते हैं। तो आप लगातार जुड़े रहिए और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो पूरा देखें बच्चों, तभी आपको इसका पूरा फ़ायदा होगा। अगर कुछ बीच में वीडियो अगर आपको नहीं मिल पाते हैं, ठीक है, किसी कारणवश, ठीक है, तो आपसे मैं ये अनुरोध करता हूँ कि आप पीछे के रिपीट किया करो, ठीक है, पीछे के वीडियो देखा करो। लगभग 4-5 चैप्टर वहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं, तो उन वीडियो को देखकर वहाँ से रिवीजन किया करो, ठीक है। और बच्चों, लगातार पर डे आपको लगभग सब्जेक्ट वाइज 1-1.5 घंटे आपको पढ़ाई करनी चाहिए। आप पूरे दिन फ्री हो, अभी स्कूल भी नहीं लग रहे हैं, तो आपसे मेरा यही अनुरोध है कि आप लगातार पढ़ाई करें, क्योंकि जैसे ही अगस्त में स्कूलें स्टार्ट होंगी या जो और भी समय लगता है, जैसा जो भी गाइडलाइन आती है उसके अनुसार चलना पड़ेगा सभी को। तो तब तक आप लोग अच्छी तरीके से जितने भी चैप्टर आपसे कंप्लीट हो सके वो आप अच्छी तरीके से कवर कर लें बच्चों, और उनका पूर्ण रूप से आप उनकी रिवीजन करके उनको तैयार कर लें, ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े और आप अपने सिलेबस में अच्छी तरीके से कामयाब हों, ठीक है। चलिए मैं बात करता हूँ। अपना चैप्टर चल रहा था कक्षा 12 भौतिक विज्ञान, चैप्टर नंबर 6, ठीक है। छठे चैप्टर के अंदर हमने किरचॉफ के नियम पढ़ लिए थे, ठीक है। किरचॉफ के 2 नियम थे, दोनों नियम का हमने बारी बारी अध्ययन किया और आपने ये देखा कि दोनों नियम को पढ़ने के लिए निश्चित चिन्ह परिपाटी की भी आवश्यकता होती है। उस चिन्ह परिपाटी का आप अनुसरण करते जाओ और जैसे जैसे आप चलते जाओगे उसके आधार पर आप लोग जटिल विद्युत परिपथ में धारा और वोल्टेज का मापन कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में, मुझे याद है आपने लगातार फॉलो भी किए होंगे, ठीक है। इसके लिए अगर वीडियो 1-2 दिन नहीं मिलता है तो आपसे मैं बार बार कहता हूँ, आपको प्लेलिस्ट मिल रही है, पार्ट वाइज आपको चैप्टर वाइज पार्ट वाइज आप लोगों को वीडियो प्लेलिस्ट में मिलेंगे। बेटा उनको पढ़ा करो, ठीक है, उनको पढ़ो और अच्छी तरीके से उन पर प्रैक्टिस करो। ये मेरा एक प्रकार से आप आदेश मानकर इसकी पालना करो कि सर बोल रहे हैं तो हमें इस पे काम करना चाहिए, ठीक है। जितना आप अपना अभ्यास करोगे उतना आपको मतलब ये जो चैप्टर हैं उतने आप लोगों को ईजी बनेंगे, ठीक है बच्चों। देखो हमने लास्ट वीडियो के अंदर किरचॉफ के नियम को सोल्व करने के लिए कुछ 1-2 मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया था। मैं थोड़ा सा आज ये वीडियो उस पर भी एक रख देता हूँ, थोड़ी सी बात पर ध्यान रखना आप लोगों को कि जब भी किरचॉफ के नियम से आप लोग 2 नियम हो गए ना, किरचॉफ के नियम से जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करते हो तो उसके लिए आप लोगों को मैंने कुछ गाइडलाइन बताई थी, उसकी आप पालना करते जाओ। होता क्या है, कई बार आपको सर्किट के अंदर करंट की डायरेक्शन क्वेश्चन वाला प्रोवाइड करवा देता है, करंट को डिवाइड करके भी अगला बता देता है कि करंट को कितने टुकड़ों में बांटना है। सेल जितने भी जुड़े होते हैं 1, 2, 3, उनसे करंट अगला अपने को दर्शा देता है। बेटा कुछ एक पॉइंट है जो मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर वो चीज़ें आपको नहीं दी गई हो तो आप क्या करें। आपको सर्किट के अंदर 2-3 सेल दिए गए हों और आपको करना क्या है उस दौरान, तो आपको मैं कुछ एक पॉइंट बताता हूं, उन पर ध्यान रखना। नंबर 1 पॉइंट, जब भी सर्किट के अंदर 2-3 सेल आप लोगों को प्रोवाइड करवाए गए हैं, उन सेल पर आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि जो ज़्यादा वोल्ट वाला सेल है, ठीक है, ज़्यादा वोल्टता वाले सेल से
धारा निकालनी आपको, ठीक है। ध्यान रखनी है बेटा, मैं कुछ एक पॉइंट बता रहा हूँ, ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन करने के लिए ये मान के चलो आप लोगों को कुछ पॉइंट, कुछ ट्रिक्स याद रखनी है, उन पर काम करना है। जैसे सपोज करो आपको एक सर्किट के अंदर, जैसे मान लो मैंने एक काल्पनिक सर्किट तैयार कर दिया, ऐसा हमने पहले किया था ना, ऐसा याद होगा आपको। इस प्रकार का कोई विद्युत परिपथ है, ठीक है, यही तो बनाया था हमने, और इसमें ये दो सेल जुड़े हुए हैं, ये प्रतिरोध R1 है, R2 है, R3 है। ये पहला सेल है E1, ये दूसरा सेल है E2। समझ में आ रही है बात मेरी। मैं आपको कह दूं कि ये सेल 4 वोल्ट का है और ये सेल मैंने कह दिया 5 वोल्ट का है, और आपको मैंने और कुछ नहीं दे रखा, और आपसे मैंने कह दिया कि इसमें इस परिपथ को सॉल्व करके जो भी धारा वगैरह जो भी वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन के अनुसार वो आपसे पूछ सकता है, वो आपको निकाल कर बतानी है, ठीक है, जो भी है। लेकिन करंट धारा आपको दर्शानी है, तो देखो 4 वोल्ट की बैटरी से भी करंट निकल सकता है, 5 वोल्ट की बैटरी से भी करंट निकल सकता है, ठीक है। यानी करंट सप्लाई यहाँ से भी हो सकती है, प्लस से धारा निकलेगी, माइनस में प्रवेश करेगी। लेकिन आपको जितना हो सके ये चीज़ आप लोगों को कवर करनी है कि ज़्यादा वोल्ट वाली जो भी बैटरी है इसमें से, जैसे यहाँ पर 5 वोल्ट की बैटरी हाई वोल्टेज में है, क्योंकि इसकी वोल्टेज 4 है, इसकी 5 है, तो इसकी कंपैरिजन करें तो ये ज़्यादा वोल्ट की बैटरी है। तो बेटा हमेशा ज़्यादा वोल्ट वाली बैटरी से करंट निकालना आपको, ठीक है। ध्यान रखनी है ये चीज़ें आप लोगों को, ठीक। और इसके अलावा आप लोग जैसे मतलब धारा को जिस प्रकार डिवाइड करते हो वो आपकी मर्जी है, क्योंकि वो अलग अलग क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। जैसे मैंने यहाँ से धारा सप्लाई कर दी, समझ गए बात मेरी, तो आपको 5 वोल्ट वाली बैटरी से धारा निकालनी है। आप चाहो तो 4 वोल्ट वाली बैटरी से भी निकाल सकते हो, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। 4 वोल्ट वाली बैटरी से धारा निकलेगी, फिर ये धाराएं यहाँ पर आकर टोटल कनेक्ट हो जाएंगी, यानी जुड़ जाएंगी ये आपस में, ये धारा और ये धारा, ये टोटल धारा बन जाएगी। जैसे सपोज करो इसको नाम मैंने I1 दे दिया, इसको I2 दे दिया, और इसको आपने क्या नाम दिया था, I, ठीक है। लेकिन मान लो आपने ये ऐसा नहीं किया और आपने I1 धारा मेरे इस नियम के अनुसार 5 वोल्ट की बैटरी से I1 धारा निकाल दी, ठीक है। तो इसमें से कुछ हिस्सा ऊपर जाएगा, कुछ हिस्सा नीचे आएगा। जो हिस्सा ऊपर जाएगा उसको मैं I2 नाम दे दूंगा, और जो हिस्सा नीचे आएगा उसको मैं I3 नाम दे दूंगा। तो इस प्रकार भी आप धारा को डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ ये संधि बिंदु हो गया तो किरचॉफ का पहला नियम लागू हो रहा है। समझ में आ गई बात मेरी आप लोगों को। तो याद रखना आपको, क्योंकि देखो ये वो बात है कि मैं कितना बताऊं आपको, जैसे मैं कुछ एक दो एग्जाम्पल लेके बता सकता हूं, बाकी आपको प्रैक्टिस खुद को करनी पड़ेगी इन क्वेश्चन पर। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा न्यूमेरिकल पार्ट जो है उस पर आप लोगों का मतलब जो मनोबल है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। आप कोशिश करो बच्चों, ठीक है, जितना कोशिश करोगे, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता है वो मैं आपको जो हार्ड होते हैं इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। लेकिन एक और बता देता हूं कि हालांकि ज़्यादा न्यूमेरिकल इस अपने सीनियर के सिलेबस में एग्जाम्पल के रूप में ज़्यादा किताब में नहीं दिए गए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, तो आप इस पर थोड़ा ध्यान रखना। तो ज़्यादा वोल्ट वाली बैटरी से धारा निकालने की प्रायिकता रखनी है आपको। नंबर 2 बात ये याद रखना बेटा कि धारा को कम से कम भागों में बांटो, धारा को कम से कम भागों में बांटो, कम से कम भागों में विभाजित करना है आपको। देखो धारा को जितने कम टुकड़ों में विभाजित करोगे ना उतने कम समीकरण बनेंगे, ये ध्यान रखना। ज़्यादा समीकरण बनेंगे तो ज़्यादा समीकरण को सॉल्व करने के लिए आपको समय ज़्यादा लगेगा। तो समीकरण कम से कम बनाने अपने को, और कम से कम समीकरण बनाने का एक ही तरीका है, धारा को कम से कम टुकड़ों में डिवाइड करो। जैसे यही एग्जाम्पल लो, इसमें मैंने धारा के 3 टुकड़े कर दिए। I1 धारा इससे निकली, इसमें से I2 ऊपर चली गई, नीचे चली गई I3। समझ में आ रही है बात मेरी, ठीक है। तो यहाँ से संधि बिंदु की बात करूँ तो यहाँ पर इक्वेशन ये बन गई कि इस संधि बिंदु पर आने वाली धारा I1 है, तो जाने वाली धारा I2 प्लस I3 है। यही तो होता है पहला नियम, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। तो जैसे यहाँ धारा के 3 भाग हो गए, I1, I2, I3। जितने धारा के भाग होंगे
उतने ही समीकरण बनेंगे। मतलब यहाँ धारा के 3 समीकरण बनेंगे और उन तीनों समीकरणों को आपको सोल्व करके बताना पड़ेगा। समझ में आ गई बात मेरी। लेकिन आपके पास एक ऑप्शन और भी है, आप चाहो तो उन समीकरणों को कुछ कम कर सकते हो। कैसे कम करोगे, उसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। जैसे ध्यान देना थोड़ा सा कि यहाँ से I1 करंट आ रहा है, इसमें से मैंने पहला भाग तो धारा का I1 मान लिया, दूसरे भाग को I2 मान लिया, तीसरे भाग को I3 मान सकते हो, गलत नहीं होगा। लेकिन आप चाहो तो इसको एक काम और कर दो ना, इसको ऐसा लिख दो I1 माइनस I2, ऐसा भी तो लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, अब ऐसा करने से ये जो समीकरण है ना, ये समीकरण यहाँ से I3 वाली कैंसिल हो जाएगी। और इसी का एक देखो, अब यहाँ पर धारा के 2 ही रूप हुए हैं, I1 और I2। ये I1 I2 के पदों में है, इसका मतलब धारा की 2 ही समीकरण बनेगी और आपको सोल्व करने में भी आसानी होगी। ठीक है, तो ध्यान देना बच्चों इस चीज़ पर। अब कैसे, क्योंकि टोटल पावर करंट कितनी आ रही थी, I1 आ रही थी, उसमें से I2 ऊपर पास हो गई, तो फिर बच्ची कितनी, I1 माइनस I2, वो कहाँ चली गई, नीचे चली गई। तो कई बार बच्चे ये कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, क्योंकि हम क्लास में देखते हैं कि सर ऐसा क्यों किया। ठीक है, ऐसा आपने क्यों किया, इसको I3 क्यों नहीं माना। मान लो, क्या दिक्कत है, गलत नहीं होता। लेकिन इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जितने कम समीकरण बनेंगे बच्चों, उतना परीक्षा में अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हमें समय कम लगेगा, सोल्व करने में आसानी होगी। और जितने धारा के भाग होंगे उतने समीकरण बनते हैं ना, तो यहाँ पर धारा के 2 ही समीकरण बनेंगे, I1 और I2 के पदों में। आसानी से वो समीकरण सरल हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ 1-2 पॉइंट है जिन पर आप लोगों को ध्यान रखना है। धारा को कम से कम भागों में बांटना है। और एक बात करते हैं, हम एक दिशा चुनते हैं। ठीक है, एक दिशा चुनते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, चुनी गई दिशा। ठीक है, चुनी गई दिशा होती है, हम एक दिशा सेलेक्ट करते हैं इस सर्किट के अंदर। याद आ रहा होगा, हमने इस प्रकार अपनी एक दिशा सेलेक्ट की थी, या तो वामावर्त ले लो या दक्षिणावर्त ले लो। जैसे ऊपर वाले लूप में वामावर्त नजर आ रही है, तो नीचे वाले लूप में कैसी हो गई, दक्षिणावर्त। ठीक है, ये एक हम दिशा चुनते हैं। ये जो चुनी गई दिशा है, ये हम अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसमें मैं आपको किसी प्रकार का कोई बाध्य नहीं करूँगा, कोई बाध्यता नहीं रखूँगा कि आपको यही दिशा सेलेक्ट करनी है। अगर संभव हो तो कोशिश यही करो कि जो सर्किट में धारा बह रही है उसके अनुसार दिशा सेलेक्ट कर लो, ताकि किरचॉफ के जब नियम लगाएं तो उनकी चिन्ह परिपाटी को जब हम यूज में लें, उनमें हमें चिन्ह याद करने में, उन चिन्ह को लगाने में हमें आसानी हो जाए। ठीक है बच्चों, तो ये न्यूमेरिकल के लिए मेरे कुछ निर्देश हैं, इन पर आप लोगों को आज ध्यान देना है। आज का वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है। फिर मैं एक टॉपिक की और चर्चा करूँगा। किरचॉफ के 2 नियम आपने पढ़ लिए। ठीक है, ये भी मैं एक बार थोड़ा सा दोबारा दोहरा देता हूँ। प्रथम नियम और एक पढ़ा आपने कौन सा, द्वितीय नियम। ठीक है, इनमें हल्का सा अंतर मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि मैं इन चीज़ पर फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है पक्का। ठीक है, पहला अंतर ध्यान देना। पहला अंतर तो हो जाएगा, इन नियम का जो मेन स्टेटमेंट है वो हो जाएगा क्या, प्रथम नियम ये कहता है आपसे, पहले नियम के याद रखना कि पहला नियम तो बंद और खुले दोनों परिपथ के लिए लागू होता है। बंद परिपथ के लिए भी लागू होता है और खुले परिपथ के लिए भी लागू होता है। ये हमेशा बंद परिपथ के लिए लागू होता है। ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से आप लोग इसको ध्यान दे लेना, इसको थोड़ा रिवाइज कर लेना। पहला नियम बंद परिपथ या खुले परिपथ दोनों के लिए लागू होता है, लेकिन दूसरा नियम हमेशा बंद परिपथ के लिए लागू होता है। ठीक है, नंबर 2, ये पहला जो नियम है, ये खुला या बंद कोई भी परिपथ हो, इसे संधि नियम भी कहते हैं। क्या कहते हो, संधि नियम भी कहते हैं। और ये बंद परिपथ के लिए लागू होता है, इसलिए इसको लूप नियम भी कहते हैं। बेटा इन चीज़ों पर ध्यान देना आप लोग, ये बेसिक इनमें अंतर हैं। नंबर 3 बात, पहला जो नियम है, पहले नियम को धाराओं का नियम भी कहते हैं। पहले नियम को क्या कहते हैं, धाराओं का नियम भी कहते हैं। और दूसरे जो नियम है उसे वोल्टताओं का नियम भी कहते हैं। ठीक है, दूसरे नियम को क्या कहते हैं, वोल्टताओं का नियम भी कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप तैयार कर लिया अगर, इनको समझ में आ जाएगी ये बात। नंबर 4 बात, पहले नियम के अनुसार संधि बिंदु से गुजरने वाली कुल धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। ठीक है, ये पहले नियम का स्टेटमेंट था। तो दूसरा नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार बंद परिपथ में
जितने भी वोल्टेज हैं उन सभी वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा। वोल्टेज कोई भी हो, चाहे सेल का विद्युत वाहक बल हो या फिर आप लोगों को किसी सिरों के मध्य किसी प्रतिरोध पर वोल्टता पतन हो, जितनी भी प्रकार की वोल्टेज है उन सब का योग शून्य करना है। ठीक है। नंबर 5, पहला जो नियम है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहला नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। पहला नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। और दूसरा जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। समझ में आ रही है ये चीज़ें आप लोगों को? पहला नियम किस पर आधारित है, कौन से सिद्धांत पर आधारित है? आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। और दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। तो ये कुछ मैंने आप लोगों को ये इनमें अंतर समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आएंगी और आप इनको अच्छी तरीके से कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे। और इस पर प्रश्न भी आता है, पुराने बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को अगर आप उठाकर देखोगे तो आप लोगों को किरचॉफ के नियम पर लगभग एक साल छोड़कर क्वेश्चन आप लोगों को परीक्षा में आए हुए मिलेंगे बच्चों। तो इस पर आप लोगों को भी पूरा ध्यान रखना है। तो बच्चों आज की इस वीडियो में फ़िलहाल मैं इतना ही बताऊंगा, क्योंकि इन पर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है और जितना आप अभ्यास करोगे उतना आपके लिए टॉपिक आसान बन जाएगा। प्रैक्टिस करो, लगातार चैनल से जुड़े रहिए बच्चों। ठीक है। ऐसा मत सोचिए कि बीच में सर ने वीडियो नहीं बनाए तो हम देखना बंद कर देंगे। नहीं, आप जुड़े रहिए। आप लोगों के लिए कक्षा 12 की बात करूं तो तकरीबन 100 से ऊपर वीडियो है। कक्षा 12 के 100 मेरे हिसाब से 110-15 के आसपास वीडियो होने चाहिए। मैंने इतने वीडियो बना दिए हैं। तो बच्चों 100 से ऊपर 100 प्लस जो भी वीडियो है, अगर आप उनको रिवाइज भी करते हो, ठीक है, तो भी आपके पास बहुत सारा काम है। ठीक है। तो उन पर आप प्रैक्टिस करो। ठीक है। और लगातार जैसे भी समय मिलेगा मैं आप लोगों को नया वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा। आप उसके लिए जो भी बेल आइकन जो होता है, अपने नोटिफिकेशन जो होता है उस पर आप क्लिक कर दो। जैसे ही नया वीडियो आता है आप लोगों को वीडियो की जो भी मैसेज आपके मोबाइल में मिल जाएगा कि आज सर ने नया वीडियो डाल दिया है। तो इस जब भी 1-2 बीच में दिन मिस हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जाएंगे तो हो सकता है 1-2 दिन बीच में मिस हो जाएं। लेकिन आपसे मेरा ये अनुरोध है कि पुराने वीडियो देखकर उन पर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। चैनल को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। मैं बार बार फिर कहता हूँ आपसे, एकमात्र आपको ऐसा चैनल मिलेगा यूट्यूब के ऊपर जिसमें पूरा सिलेबस हम अपलोड करने वाले हैं। ठीक है। आप जुड़े रहोगे, आपका भला है, आपका फ़ायदा है। चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों में, क्लास में जो भी आपके मित्र हैं उन सबको शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चैनल का पूरा फ़ायदा उठा सके। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।